मॉर्चरी में रेबेका नाम की एक इंटर्न अपनी फाइनल सुपरवाइज्ड प्रोसीजर के लिए एम्बामिंग कर रही होती है। वो हर छोटी बड़ी डिटेल पर बहुत ध्यान देती है और जब तक काम पूरा होता है शव बिल्कुल नया जैसा दिखने लगता है। उसका मेंटर रेमंड उसके काम की तारीफ करता है, लेकिन उसी दौरान वो उसकी कलाई पर हल्के हल्के निशान देख लेता है, जिन्हें रेबेका तुरंत ग्लव्स से छुपा लेती है। इसके बाद रेबेका शरीर में कट लगाकर सारा खून निकालना शुरू करती है। तभी रेमंड नोटिस करता है कि शव के पैर की उंगलियां हल्की सी हिल रही हैं, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। रेबेका एम्बामिंग फ्लूइड भरकर प्रोसेस पूरा करती है और रेमंड उसे पास घोषित कर देता है। काम खत्म करने के बाद वो शव को स्टोरेज में रख देती है। वापस आते समय अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, जिससे वो एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालकर आगे बढ़ जाती है। अपने प्रेप रूम को साफ करने के बाद उसे बेसमेंट से कुछ सामान लाना होता है। नीचे बहुत अंधेरा होता है, इसलिए वो हिचकिचाती है। तभी अचानक उसे परछाइयों में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और वो डर जाती है, लेकिन वो रेमंड निकलता है। वो उसे सख्त हिदायत देता है कि कभी भी बेसमेंट में ना जाए और ज़रूरत का सामान क्लोजेट से ही ले लिया करे। जैसे ही रेबेका वहां से चली जाती है, रेमंड पीछे मुड़कर बेसमेंट में किसी अजीब सी चीज को देखता है जो इधर उधर दौड़ रही होती है, और वो दरवाजा लॉक कर देता है। ऑफिस में रेमंड उसकी प्रमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन रेबेका मना कर देती है। अब वो फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुकी है, इसलिए दिन की शिफ्ट वो संभालेगी और रात की इमरजेंसी रेमंड देखेगा। रेबेका नाइट शिफ्ट करने की बात करती है, लेकिन रेमंड गुस्से में उसे मना कर देता है। उसी समय रेबेका को तेज सिर दर्द होने लगता है, तो वो उसे वीकेंड में आराम करने की सलाह देता है। रेबेका की जाने के बाद रेमंड फिर से बेसमेंट में जाता है और कहता है कि ये सब फिर से शुरू हो गया है। घर पहुंचकर रेबेका टेबल पर चाबियां रखती है और कपड़े बदलने चली जाती है। वापस आने पर उसे चाबियां गायब मिलती हैं, हालांकि उसे अपनी नोटबुक पर बना अजीब सा चिन्ह नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसे चाबियां दूसरी जगह मिल जाती हैं और वो अपनी साप्ताहिक सपोर्ट मीटिंग के लिए निकल जाती है। मीटिंग में वो बताती है कि आज उसे नशे से दूर हुए 1 साल पूरा हो गया है और ये सफर कितना मुश्किल रहा है। वो अपने दर्द और शर्म के बारे में खुलकर बात करती है और सबको उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देती है। उसकी स्पॉन्सर केली उसे प्राउड फील करने को कहती है। अपनी सीट पर लौटते समय रेबेका को पीछे एक अजीब आदमी दिखता है जो धीरे धीरे उसका नाम फुसफुसा रहा होता है। मीटिंग के बाद वो कार में बैठकर अपने अंदर चल रही काली इच्छाओं से जूझती है। वो एक अंधेरी जगह पर जाकर लगभग ड्रग डीलर से बात करने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी समय पर खुद को संभाल लेती है और वहां से निकल जाती है। तभी उसे रेमंड का कॉल आता है, जो उसे तुरंत मॉर्चरी आने को कहता है। वो बताता है कि सिटी मॉर्ग से कुछ बॉडीज आई हैं जिन्हें तुरंत एम्बाम और क्रीमेट करना है। कुछ ही देर में रेबेका मॉर्चरी पहुंच जाती है और फाइल्स पढ़कर समझती है कि उसे दोनों प्रोसेस एक साथ करने हैं, जो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो आदेश मानती है। वो म्यूजिक लगाकर पहले शव पर काम शुरू करती है और उससे बात भी करती है, जबकि उसे ताज़े घाव दिखाई देते हैं। काम पूरा करने के बाद वो म्यूजिक बंद करके पेपर वर्क करती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि पीछे शव अपना सिर घुमा रहा है और आंखें खोल चुका है और फाइल पर एक रहस्यमय चिन्ह भी बन चुका है। डेटा एंटर करने के बाद वो शव को इंसिनरेटर में डाल देती है। तभी खिड़की से बाहर देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि उसकी कार का दरवाजा खुला होता है। वो तुरंत बाहर जाकर उसे बंद करती है, जिससे अंदर की लाइट्स जलती रह जाती हैं। वापस आकर वो क्लोजेट से सामान लेने जाती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगता है और उसके आसपास फुसफुसाहट की आवाजें गूंजने लगती हैं। कुछ देर बाद जब वो होश में आती है तो खुद को टेबल के पास बैठा पाती है और उसे याद नहीं होता कि वो वहाँ कैसे आई। तभी फोन बजता है और वो जल्दी से उठाकर बात करती है। दूसरी तरफ रेमंड होता है, जो उसकी हालत पूछता है। रेबेका बताती है कि तूफान की वजह से लाइट्स में परेशानी हो रही है, लेकिन बाकी सब ठीक है। कॉल खत्म होने के बाद रेमंड अपने शरीर पर कुछ अजीब निशान बनाते हुए नजर आता है। इधर रेबेका दूसरी बॉडी को शिफ्ट करने लगती है, लेकिन तभी अचानक बिजली चली जाती है और पूरा माहौल अंधेरे में डूब जाता है। वो ये नहीं देख पाती कि स्ट्रेचर पर रखा शव धीरे धीरे अपना सिर और हाथ हिला रहा है। उसका फोन लगभग बंद होने वाला होता है, इसलिए वो ऑफिस में कैंडल ढूंढने चली जाती है। एक ड्रॉर में उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, जिसके ऊपर कैंडल का निशान बना होता है, लेकिन अंदर सिर्फ पतली स्ट्रिप्स होती हैं। वो एक स्ट्रिप जलाती है और उसे लेकर वापस बॉडी के पास आती है। तभी उसे लगता है कि शव का हाथ अपनी जगह से हिल गया है, तो वो उसे फिर से ठीक करके रख देती है। रेबेका तीसरी बॉडी बाहर निकालती है, जिस पर गहरे जख्म और चोट के निशान होते हैं। अचानक कोई आवाज़ सुनकर वो ऑफिस की तरफ जाती है। पीछे शव अपनी आंखें खोलता है और सिर घुमाता है, जबकि एक और फाइल पर वही रहस्यमय चिन्ह उभर आता है। ऑफिस में रेबेका को एक अजीब सी परछाई हिलती हुई दिखाई देती है और वो समझती है कि शायद वो रेमंड है, लेकिन जैसे ही वो पलक झपकाती है वो आकृति गायब हो जाती है, जिससे वो सोचती है कि शायद ये उसका वहम था।
जब वो वापस प्रेप रूम में आती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी है। तभी फोन फिर से बजता है और वो उठाती है। दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज आती है, तुमने मेरे साथ ये किया, ये सब तुम्हारी गलती है। डर के मारे रेबेका फोन काट देती है, लेकिन फोन लगातार बजता रहता है तो वो उससे दूर चली जाती है। जैसे ही वो अपने चेहरे को छूती है, उसके हाथ पर खून देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत अपना कोट उतारकर उस चोट को छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन दोबारा देखने पर उसका हाथ बिल्कुल साफ होता है। फोन लगातार बज रहा होता है, इसलिए वो फिर से उठाती है। इस बार वही आवाज कहती है कि वो एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट करना चाहता है। तभी रेबेका को एहसास होता है कि वो उसके पिता बेन की आवाज है। वो बताता है कि उसकी 14 साल की बेटी रेबेका गायब हो गई है। तभी रेबेका को वो दिन याद आता है जब वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा नशा करने के बाद झील के पास बेहोश हो गई थी। पुलिस ने बेन से 24 घंटे इंतजार करने को कहा था, लेकिन वो खुद उसे ढूंढने निकल पड़ा था और उसी रात उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के लिए रेबेका आज तक खुद को दोषी मानती है। अचानक उसे एक अजीब और डरावने प्राणी का विजन दिखाई देता है और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो अपने बिस्तर पर उठती है और हैरान रह जाती है कि वो यहाँ कैसे आई। वो आईने में खुद को देखती है, तभी दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता है। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है, आईने पर धुंध छा जाती है और उस पर लेट मी इन लिखा हुआ नजर आता है। दरवाजा खोलने पर सामने कैली होती है, जो उसे डांटती है कि उसने फिर से नशा करना शुरू कर दिया है। रेबेका को याद ही नहीं होता कि वो घर कैसे आई या उसने कैली को कॉल कब किया। वो कसम खाती है कि उसने कुछ नहीं लिया, लेकिन कैली उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, जिससे रेबेका टूट जाती है। कैली उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन रेबेका उसे बहुत जोर से पकड़ने लगती है। कैली उसे दूर धकेल देती है और देखकर डर जाती है कि रेबेका की आंखें पीली हो चुकी हैं। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेबेका उसे पकड़ लेती है और किचन में इधर उधर फेंक देती है। फिर वो कैली की उंगली को काटकर अलग कर देती है। इसके बाद वो उसे जमीन पर गिराकर बोतल खोलने वाले ओपनर से उसके कान में घुसाकर कई बार घुमाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब करने के बाद रेबेका को होश आता है और वो अपने किए से डर जाती है। वो खून धोती है और तुरंत रेमंड को कॉल करती है। रेमंड उसे तुरंत मॉर्चरी वापस आने को कहता है। जब वो मना करने की कोशिश करती है तो रेमंड कहता है कि वो जानता है कि वो किस दौर से गुजर रही है और ऑफिस में सब समझाएगा। रेबेका इस बात से घबरा जाती है कि रेमंड पहले से सब जानता था और उसने कुछ नहीं किया। तभी कैली अचानक उठती है और अपने कान से ओपनर निकाल देती है। रेबेका उसे देखकर डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन दरवाजे पर उसे असली कैली खड़ी मिलती है। तब उसे समझ आता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब एक भयानक भ्रम था। कैली की बातों को नजरअंदाज करते हुए रेबेका तुरंत कार में बैठती है और मॉर्चरी की ओर निकल जाती है। वहां पहुंचकर रेमंड उसे सच्चाई बताता है कि अक्सर दुष्ट आत्माएं या डेमॉन मृत शरीरों में तब तक रहते हैं जब तक कि उन्हें कोई मजबूत जीवित इंसान नहीं मिल जाता जिसे वो अपना शिकार बना सके। और अब ऐसा लगता है कि एक डेमॉन ने रेबेका को चुन लिया है, जो उसके अतीत के दर्द, उसके राज और उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहता है। रेवेंट कई सालों से इस तरह की चीजों के बारे में सीखता आ रहा था, इसलिए वो कुछ ही मिनटों में रेबेका को जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करता है। वो एक ट्रे दिखाता है जिस पर अलग अलग अजीब निशान बने होते हैं। रेमंड बताता है कि इन निशानों को जोड़कर उस डेमॉन का नाम बनता है। अगर रेबेका उस एंटिटी का असली नाम पता कर ले और उससे जुड़ा सही निशान जला दे तो वो उसे हमेशा के लिए नर्क में भेज सकती है। कुछ देर बाद जब रेबेका होश में आती है तो वो दरवाजा खोलने की गुहार लगाती है, लेकिन रेमंड माफी मांगकर वहां से चला जाता है। इसी बीच प्रेप रूम में डेमन फिर से दिखाई देने लगता है और रेबेका बचने के लिए इधर उधर भागती है, लेकिन उसे कोई भी दरवाजा या खिड़की खुली नहीं मिलती। वो फोन ट्राई करती है, मगर वो भी काम नहीं कर रहा होता। आखिरकार वो रेमंड के नोट्स पढ़ने का फैसला करती है, लेकिन तभी खिड़की के बाहर उसे अपनी दादी दिखाई देती हैं। बूढ़ी औरत प्यार से कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, उसे अंदर आने दे, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है और वो गुस्से में खिड़की पीटते हुए रेबेका को नाकाम और बेकार कहने लगती है। उसकी आवाज धीरे धीरे भारी होकर डरावनी गुर्राहट में बदल जाती है। रेबेका जैसे ही पीछे मुड़ती है वो अपने पिता बेन को देखती है, जिनके चेहरे पर गहरे जख्म होते हैं और खून बह रहा होता है। वो कहता है कि वो उसके लिए स्कैल्पेल लाया है ताकि वो फिर से खुद को खत्म कर सके और दोनों हमेशा के लिए साथ रह सके। अचानक स्कैल्पेल से बेन का हाथ कट जाता है और वो रेबेका पर झपट पड़ता है। वो उसे पकड़कर बार बार उसके पैर में चाकू घोंपने लगता है, जबकि बाहर उसकी दादी लगातार चिल्लाती रहती हैं। अचानक रेबेका को होश आता है और उसे एहसास होता है कि ये सब एक और खौफनाक भ्रम था। वो लगभग खुद को नुकसान पहुंचाने वाली थी, इसलिए डर के मारे स्कैल्पेल फेंक देती है। तभी कॉरिडोर में फिर से बेन दिखाई देता है और कहता है कि वो मरने वाली है। डर के मारे रेबेका पास के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। चारों तरफ से कई आवाजें फुसफुसाने लगती हैं, जो उसकी मौत का ऐलान कर रही होती हैं। उधर रेमंड लगातार मोर्चरी में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। कुछ देर बाद रेबेका खिड़की से झांकती है और देखती है कि बेन गायब हो चुका है।
साथ ही जो बॉडी गायब हुई थी वो वापस अपनी जगह पर आ चुकी होती है। रेबेका धीरे धीरे प्रेप रूम में वापस जाती है और अपने जख्म को सिलने के लिए जरूरी चीजें उठाती है। तभी वो बॉडी अचानक उठकर बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही रेबेका ऊपर देखती है वो फिर से लेट जाती है। वो किसी तरह अपने जख्म पर टांके लगा लेती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, कट करो। वो स्कैल्पेल उठाकर बॉडी के पास जाती है, लेकिन तभी वो बॉडी अचानक जिंदा होकर उससे स्कैल्पेल छीनने की कोशिश करती है। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष होता है। रेबेका किसी तरह फायर पोकर पकड़कर बॉडी की गर्दन में घोंप देती है, लेकिन डेमन बहुत ताकतवर होता है और आसानी से उसे निकाल देता है। फिर रेबेका तार उठाकर उस बॉडी को बांध देती है, जबकि वो डेमन की आवाज में हंस रहा होता है। आखिरकार वो फोन उठाती है और इस बार रेमंड उसे पूरी तरह समझाता है कि क्या करना है। उसके निर्देशों का पालन करते हुए रेबेका अपना खून उस पजेस्ड बॉडी पर डालती है और उसे इंसिनरेटर में धकेल देती है। लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है और इंसिनरेटर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है, जिससे रेबेका दूर जाकर गिरती है। अचानक एक फ्लैशबैक में वो खुद को एक किशोरी के रूप में अस्पताल के स्ट्रेचर पर बंधा हुआ देखती है। धीरे धीरे वो लड़की उसकी वर्तमान उम्र में बदल जाती है और रेबेका को होश आता है कि वो खुद इंसिनरेटर के अंदर है। वो घबरा जाती है और बार बार खुद से कहती है कि ये सब सच नहीं है। तभी वो वापस उसी कमरे में आ जाती है। इसके बाद वो रेमंड को कॉल करती है और बताती है कि प्लान काम नहीं किया। लेकिन रेमंड हैरान होकर कहता है कि उसने तो उससे बात ही नहीं की थी, जिसका मतलब है कि ये भी डेमन का एक छल था। रेमंड उसे कहता है कि वो बेसमेंट में जाकर कुछ टेप्स ढूंढे, लेकिन अचानक उसकी आवाज बदलकर डरावनी हो जाती है और निर्देश यातना जैसे लगने लगते हैं। दरवाजे के पीछे से डेमन उसे देख रहा होता है, जबकि रेबेका को वही आवाज सुनाई देती है जो उससे अपने पिता को बचाने के लिए कह रही होती है। रेबेका बेसमेंट में जाती है, जहां उसे एक छोटे कमरे में बंद दरवाजे के पास टेप्स मिलते हैं। तभी अचानक कुछ हिलने की आवाज आती है और वो डर जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक गिरता हुआ बॉक्स होता है। इसके बाद एक एक करके शेल्फ से और चीजें गिरने लगती हैं, जिससे घबराकर रेबेका तेजी से वहां से भागती है और वापस ऑफिस की तरफ दौड़ जाती है। जब रेबेका उस टेप को चलाती है, तब आखिरकार उसे रेमंड से सही निर्देश मिल जाते हैं। उसे एक पेपर स्ट्रिप जलानी होगी, जिससे सही चिन्ह दिखाई देंगे और फिर उन चिन्हों को ट्रे पर चुनना होगा। इसके बाद उस ट्रे को उस बॉडी पर रखना होगा जिसमें डेमन मौजूद है और फिर उसे इंसिनरेटर में जलाना होगा। लेकिन इससे पहले एक जरूरी काम और है। जिस इंसान में डेमन है, उसके खून को उस बॉडी में इंजेक्ट करना होगा ताकि डेमन उस निशान से बंध जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो जलने से पहले ही भाग सकता है। रेमंड ये भी बताता है कि इस खून को बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर भी किया जा सकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। रेबेका आखिरी बार रेमंड के नोट्स देखती है, फिर एक पेपर स्ट्रिप जलाकर पूरे कमरे में घूमती है, जब तक कि उसे दीवार पर पहला चिन्ह नहीं मिल जाता। वो उसी चिन्ह को ट्रे पर सेट करती है और बाकी चिन्हों की तलाश में लग जाती है। तभी अचानक बेन फिर से उसके सामने आ जाता है और मीठी मीठी बातों से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका गला पकड़कर उसे दबाने लगता है। वो कहता है, मुझे अंदर आने दो, और डीमन की तरह हंसने लगता है। रेबेका किसी तरह खुद को संभालती है और उस भ्रम से बाहर निकलती है। इसके बाद वो बेसमेंट के उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलती है, जहां उसे दीवार में एक छेद मिलता है। उस छेद से वो देखती है कि रेमंड वैलेरी के साथ क्या कर रहा है। वैलेरी लगातार मदद की गुहार लगा रही होती है, लेकिन रेमंड कहता है कि अब वो वैलेरी नहीं रही। तभी अचानक रेबेका खुद को एक ताबूत के अंदर बंद पाती है। वो घबराकर जोर जोर से ढक्कन पीटती है और किसी तरह बाहर निकलती है। वो दूसरी स्ट्रिप जलाती है और उसे दूसरा चिन्ह मिल जाता है। फिर वो ऊपर जाती है, जबकि अंधेरे में डेमन उसे देख रहा होता है। सप्लाई क्लोजेट से उसे तीसरा चिन्ह मिलता है और आखिरकार बाथरूम में उसे आखिरी चिन्ह भी मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और कमरे में पानी भरने लगता है। रेबेका घबराकर टॉयलेट पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिसलकर सिंक से सिर टकरा लेती है और बेहोश हो जाती है। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बेन झील के पास छोटी रेबेका को बेहोश हालत में पाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं आता। वो उसे वहीं रुकने को कहता है और डॉक्टर ढूंढने जाता है, लेकिन रास्ते में फिसलकर पत्थर से सिर टकरा लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वर्तमान में रेबेका बाथरूम में होश में आती है और सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। ऑफिस में जाकर वो चारों चिन्ह ट्रे पर सेट करती है और बीच का हिस्सा चमकने लगता है। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो बेसमेंट में जाती है, जहां वैलेरी ताबूत में बंद होती है। रेबेका उसे बचाने ही वाली होती है, लेकिन उसे अपना मिशन याद आ जाता है और वो वैलेरी के खून की एक बोतल लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो मॉर्चरी की सभी बॉडीज चेक करती है, जब तक कि उसे एक ऐसी बॉडी नहीं मिल जाती जिसके सीने पर वही चिन्ह बने होते हैं। वो उस बॉडी को प्रेप रूम में ले जाती है। जैसे ही वो उसे रखती है, बॉडी हिलने लगती है, लेकिन जैसे ही रेबेका ट्रे को उसके सीने पर रखती है, वो शांत हो जाती है।
इसके बाद वो एम्बामिंग स्टिक से उसमें वैलेरी का खून इंजेक्ट करती है, जबकि बॉडी उससे पूछती है कि क्या उसने सही बॉडी चुनी है। रेबेका उसकी बातों को नज़रअंदाज करती है। कुछ ही देर में उस बॉडी के माथे पर डेमॉन का नाम उभर आता है, जिससे साबित हो जाता है कि उसने सही चुनाव किया है। रेबेका तुरंत उसे इंसिनरेटर में डाल देती है, जहां वो तड़पता है, चिल्लाता है और आखिरकार हमेशा के लिए जलकर खत्म हो जाता है। इसके बाद रेबेका बेसमेंट में लौटती है, लेकिन डेमॉन अभी भी वहां मौजूद होता है। तभी बेन फिर से उसके पीछे आता है और कहता है कि ये सब कभी खत्म नहीं होगा और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है। रेबेका नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और डेमॉन उसकी ओर बढ़ता है। एक और फ्लैशबैक में खुलासा होता है कि बेन ने जंगल में उस डेमॉन को देखा था और डर के मारे वो गिर गया था। जब छोटी रेबेका होश में आई, तब तक उसके पिता मर चुके थे। वर्तमान में रेबेका होश में आती है और अपने पिता से माफी मांगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लत की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन बेन उसे समझाता है कि वो खुद को दोष देना बंद करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रेबेका उसे हमेशा दर्द के साथ याद करे। जब रेबेका आखिरकार अपने अतीत को छोड़ने का फैसला करती है, तो वो सच में होश में आती है। अब बाहर एक खूबसूरत दिन होता है, उसके कपड़ों पर खून भी नहीं होता, लेकिन उसे अभी भी वैलेरी की आवाज़ सुनाई देती है। रेबेका फिर से बेसमेंट में जाती है और ताबूत खोलकर वैलेरी को आज़ाद करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वैलेरी डेमन की आवाज़ में उसे बेवकूफ़ कहती है और उसे ज़मीन पर पटक देती है। जैसे ही वो रेबेका को मारने वाली होती है, रेमंड वहाँ पहुँचता है और प्रार्थना पढ़ते हुए अपना टैटू दिखाता है। इससे वैलेरी पीछे हट जाती है और फिर से ताबूत में बंद हो जाती है। रेमंड उसे लॉक कर देता है। बाद में ऑफिस में रेमंड रेबेका से माफ़ी मांगता है कि उसे अकेले इस सब का सामना करना पड़ा। वो बताता है कि अब वैलेरी पहले जैसी नहीं रही, इसलिए वो उसे बेसमेंट में बंद रखता है और समय समय पर उसका खून निकालता है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो भविष्य में पोजेशन को रोक सकती है। वो ये भी स्वीकार करता है कि इस तरीके को सही करने से पहले उसने कई कर्मचारियों को खो दिया था। रेबेका को ये सब बहुत क्रूर लगता है और वो नौकरी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन रेमंड कहता है कि ये तरीका कई जिंदगियां बचाता है। वो ये भी बताता है कि इस अनुभव के बाद वो कभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाएगी। अगर वो यहीं रहती है तो वो उसे और मजबूत बनना सिखा सकता है। रेबेका इस जिंदगी को स्वीकार करने से इनकार करती है और मॉर्चरी छोड़कर चली जाती है, लेकिन बाहर पार्क में खेलते बच्चों के बीच उसे फिर से वही डेमॉन दिखाई देता है। तब उसे एहसास होता है कि रेमंड सही कह रहा था। आखिरकार वो वापस मुड़ती है और मॉर्चरी के अंदर चली जाती है, अपने नए और खतरनाक जीवन को अपनाने के लिए। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। धन्यवाद।